बच्चों इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या दिया है कि प्रूव दैट एनी 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल कैन नॉट बी कोलिनियर, यानी कि जैसे आपके पास एक सर्कल है बच्चों, ठीक है, सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट्स हैं, तो 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो तीनों पॉइंट्स है ना, सपोज करो कि ये तीनों पॉइंट्स कुछ इस तरीके से हैं, ए बी और ये सी। ठीक है, तो आपको क्या प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट्स कभी भी कोलिनियर नहीं हो सकते। कोलिनियर पॉइंट मतलब क्या होता है, वो तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में आने चाहिए। ठीक है, ऐसे पॉइंट्स को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं हो सकते। ठीक है, तो कैसे होगा, बड़े ही ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बस आप लोग को ध्यान से देखते जाना है, बाकी तो आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो देख लीजिए, मैंने यहाँ पे ये फिगर बना लिया है, एक सर्कल जिसका सेंटर है बच्चों O। ठीक है, अब इस सर्कल के ऊपर हम लोग 3 पॉइंट्स ले लेते हैं, A, B और C। ठीक है, तो सपोज करो कि यहाँ पर आता है आपका पॉइंट A, यहाँ पर आता है पॉइंट B और यहाँ पर आता है बच्चों पॉइंट C। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, प्रूव वाले क्वेश्चन में गिवन लिखते हैं ना, तो यहाँ पर हम लोग गिवन लिखेंगे। ठीक है, तो क्या दिया है बच्चों, देखो ये जो फिगर हमने बनाया ना, उसी को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि पॉइंट O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, फिर A, B and C are any 3 points on the circle। ठीक है, ऐसा हमने ये गिवन में लिख दिया। ठीक है, क्या लिखा, पॉइंट O क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल, और ये A, B, C क्या है बच्चों, तो ये तीनों पॉइंट्स ना सर्कल के ऊपर है। ठीक है, तो ये गिवन हो गया। अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है कि ये जो तीनों पॉइंट्स है ना, ये कोलिनियर नहीं हो सकते। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि पॉइंट्स A, B एंड C कैन नॉट बी कोलिनियर, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों यहाँ से इसका प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसको हम थोड़ा अलग तरीके से करने वाले हैं। कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ पे ना हम लोग इसको इनडायरेक्ट प्रूफ की मदद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इनडायरेक्ट प्रूफ मतलब क्या होता है ना, जो हमको प्रूफ करना रहता है, ठीक है, उसका उल्टा हम अज्यूम करते हैं, बराबर। तो यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, इसका अपोजिट यही होगा ना। तो हम लोग इसका अपोजिट अज्यूम करेंगे। इनडायरेक्ट में क्या होता है बच्चों, जो हमें प्रूफ करना रहता है उसका अपोजिट हम अज्यूम करते हैं। ठीक है, तो क्या अज्यूम करेंगे कि दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि अज्यूम लिखो या फिर सपोज भी लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिखना सही रहेगा, ऐसे लिखा तो भी चलेगा, या फिर हम ऐसे लिख देते हैं कि सपोज पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, हमने क्या अज्यूम कर लिया बच्चों कि ये जो तीनों पॉइंट्स है ना, ये तीनों कोलिनियर पॉइंट्स है। अब कोलिनियर पॉइंट का मतलब क्या होता है, ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में आएंगे, जैसे इस तरीके से, है ना, ये A हो जाएगा, ये B और ये C। इसका मतलब तो यही हुआ ना, A, B, C अगर कोलिनियर है तो कुछ इस तरीके से आएंगे। ठीक है, तो सुनो बच्चों ध्यान से, अगर मैं सेगमेंट AB और BC का क्या खींचूं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ इस तरीके से आएगा AB का, और BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ इस तरीके से आएगा, है ना, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, बराबर। तो देखो बच्चों हमने क्या सीखा हुआ है, एक प्रॉपर्टी होती है ना, जैसे कि अगर 2 या फिर उससे ज्यादा लाइंस एक ही लाइन के ऊपर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तो फिर वो लाइंस आपस में क्या होते हैं बच्चों, पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो मैंने AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, ठीक है, और BC का खींचा। तो देखो बच्चों ये जो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये कौन सी लाइन के ऊपर है, AC के ऊपर है, और ये वाला भी AC के ऊपर ही है, यानी कि ये दोनों के दोनों जो बाइसेक्टर्स हैं बच्चों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, वो कौन से लाइन के ऊपर है, सेम लाइन के ऊपर है। इसका मतलब आप समझ रहे हो, ये जो दोनों है ना,
मतलब ये वाला और ये वाला लाइन दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि अगर ऐसा है, अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ seg AB and seg BC are parallel to each other, है ना, are parallel to each other, ठीक है। इसका कारण आप क्या लिखोगे बच्चों, इसका आप रीजन लिख सकते हो कि सिंस लाइन्स पैरेलल टू, लाइन्स परपेंडिकुलर टू, ठीक है, लाइन्स परपेंडिकुलर टू सेम लाइन आर पैरेलल, सेम लाइन आर पैरेलल, ठीक है बच्चों। तो ये हमने लिख दिया, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आई कि नहीं। अब उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे बट, इधर देखो फिगर में देखो बच्चों, अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन करूँ, जैसे कि ये दोनों लाइन को मैंने ज्वाइन कर दिया, मतलब ये दोनों पॉइंट्स को, और इसी प्रकार से ये वाले पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स और इन दोनों पॉइंट्स को, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों, तो ये जो ए बी है ये क्या है, कोड ऑफ द सर्कल, वैसे ही ये जो बी सी है ना, ये भी क्या है, कोड ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी कि बट ए बी एंड बी सी आर कोड्स ऑफ द सर्कल, ठीक है, कोड्स ऑफ द सर्कल। अब देखो बच्चों, एक प्रॉपर्टी होती है, कौन सी प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि अगर मैं ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचूं, ठीक है, तो वो कहाँ से पास होगा पता है आपको, वो सेंटर से ही पास होगा, याद रखिएगा। देखिए जैसे कोड का अगर हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं ना बच्चों, मतलब जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर रहेगा वो कहाँ से पास होकर के जाएगा, तो ओ से ही पास होकर के जाएगा, यानी कि सेंटर से ही पास होकर के जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से इस कोड का अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचूं तो ये भी कहाँ से पास होगा, तो सेंटर से ही पास होगा। इसका मतलब आप समझ रहे हो, ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया कि ये जो दोनों लाइन्स है ना, मतलब ए बी और बी सी के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं वो क्या है, पैरेलल, हमने इधर ये लिखा है, ठीक है। और फिर इसके अपोजिट हमको इधर क्या मिल रहा है कि ए बी और बी सी के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है ना बच्चों, वो तो एक ही पॉइंट पे आकर के मिल रहे हैं। देखो यहाँ पे मिल रहे हैं कि नहीं, दिख रहा है आपको। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना, ये तो एकदम उल्टी बात हो गई। अगर ये दोनों आपस में पैरेलल है तो कहीं पे भी ये इंटरसेक्ट नहीं करने चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो कर रहे हैं, है ना, मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। इसका मतलब क्या, हमने जो अज्यूम किया था ना वो रॉन्ग था, ठीक है। तो लिखना कैसे है आपको बताती हूँ। पहले तो ये आपने लिख दिया, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ए बी एंड बी सी आर कोड्स ऑफ द सर्कल। तो अगर ये कोड है सर्कल के तो फिर क्या होगा पता है आपको, सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी एंड बी सी पास थ्रू सेंटर ओ, ठीक है, ये सेंटर ओ से पास होकर के जा रहा है, ठीक है। लेकिन ऊपर हमने क्या देखा था बच्चों कि ये पैरेलल है, तब तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। ये तो एकदम उल्टी बात हो गई, ये बोल रहे हैं कि दोनों पैरेलल है और यहाँ पे बोला कि दोनों एक पॉइंट पे आकर के मिल रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब क्या होता है, अपोजिट, ठीक है। बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, ये कॉन्ट्राडिक्शन है टू आवर स्टेटमेंट। हमने ये जो स्टेटमेंट बताया था ऊपर, ठीक है, उसके साथ ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है ना। स्टेटमेंट हमने क्या बताया था, स्टेटमेंट दैट, ये बताया था ना कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ, ये पूरा लिख दीजिए इधर कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ सेग ए बी एंड seg BC are parallel to each other, parallel to each other, ठीक है। ये तो इसके अपोजिट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो पहले अज्यूम किया था ना वो हमने गलत अज्यूम किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमने जो अज्यूम किया था
वो रॉन्ग था, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है, क्या लिखा देखो, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, यानी कि हमने जो अज्यूम किया था वो हमने गलत अज्यूम किया था। ठीक है, तो अभी लास्ट में आप लिख दीजिए कि देयर फॉर पॉइंट ए बी एंड सी कैन नॉट बी कोलिनियर, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं हो सकते। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि देयर फॉर पॉइंट्स ए बी एंड सी कैन नॉट बी कोलिनियर। ठीक है, तो जो हमें प्रूव करना था बच्चों वो हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो इतना बड़ा देख करके आप डरिएगा मत। ओके, बहुत ही सिंपल है, अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे ना समझ में आएगा। ठीक है, हमको क्या प्रूव करना था कि सर्कल के ऊपर अगर 3 पॉइंट्स हैं तो वो कोलिनियर नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसको हमने कौन से मेथड से किया बच्चों, यहाँ पे हमने इनडायरेक्ट प्रूफ का यूज किया। ठीक है, तो इनडायरेक्ट प्रूफ में क्या होता है, जो हमको प्रूव करना रहता है उसके अपोजिट हम लोग अज्यूम करते हैं। ठीक है, तो हमें जो प्रूव करना था उसका अपोजिट हमने अज्यूम किया। क्या बोला कि सपोज पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, अब अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो इनका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे, मतलब इनके जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होंगे ना बच्चों, वो क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे आपस में। ठीक है, पैरेलल टू ईच अदर, ये हमने लिख दिया। फिर उसके बाद इसका रीजन भी लिखना होता है, आपको भूलिएगा नहीं। ठीक है, फिर हमने ये फिगर में क्या देखा, फिगर में हमने ये देखा कि ए बी और बी सी क्या है, कोड्स ऑफ द सर्कल। और अगर ऐसा है तो फिर अगर मैं कोड ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचूं, ठीक है, तो वो कहाँ से पास होगा, पॉइंट ओ से पास होगा। उसी तरीके से बीसी का अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचूं तो वो भी कहाँ से पास होगा, ओ से पास होगा। ठीक है, तो ये तो दोनों मतलब दोनों जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं वो इस पॉइंट पे आकर के मिल जा रहे हैं। तो ध्यान से समझिएगा, अगर ये दोनों पैरेलल है, यहाँ पे हमने बोला है कि ये दोनों पैरेलल है, लेकिन ये दोनों तो मिल रहे हैं, तो कभी भी पैरेलल लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहीं पे भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो वही बात मैंने इधर लिखी कि हमारा जो अजम्पशन था ना वो रॉन्ग था। ठीक है, क्योंकि ये तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, कॉन्ट्राडिक्शन है। ठीक है, और फिर लास्ट में हमने बता दिया कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर नहीं हो सकते। ठीक है, तो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चों, आपको समझ में आ जाएगा, ज्यादा चिंता ना करो। ठीक है, तो चलिए आप इसको देख लीजिए, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। चलिए बच्चों, अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में ना ये फिगर दिया गया है। ठीक है, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है इन फिगर 3.91। इस फिगर में ये जो पी आर है ना बच्चों, ये सर्कल को टच करता है कौन से पॉइंट पर, पॉइंट क्यू पर। ठीक है, तो फिर हमें क्या करना है, ये जो यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए ना इनके आंसर हम लोगों को देने हैं। ठीक है, तो एकदम ध्यान दे करके इसको समझिएगा। देखिए बच्चों, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि व्हाट इज द सम ऑफ एंगल टी ए क्यू एंड एंगल टी एस क्यू। तो सबसे पहले इस फिगर में आप लोग देखिएगा टी ए क्यू कहाँ पर है, टी ए क्यू मतलब ये वाले एंगल की बात की जा रही है, सही है ना। देखो टी ए क्यू यानी कि ये वाले एंगल की बात की जा रही है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है बच्चों, एंगल टी एस क्यू। टी एस क्यू मतलब देखो टी एस क्यू यानी कि ये वाले एंगल की बात की जा रही है। ठीक है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, यानी कि अगर मैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को प्लस करूं तो कितना होगा, वो हमको बताना है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, इसका आंसर तो हम लोग फटाक से दे सकते हैं। कैसे, रुको आपको बताती हूँ। देखो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा ये जो आपको क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है टी ए क्यू एस, ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है बच्चों, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना। साइक्लिक में ऐसा ही तो होता है, जैसे कि एक सर्कल है और उसके अंदर अगर इस प्रकार से कोई क्वाड्रिलेटरल हमने ड्रॉ किया है तो उसको हम क्या कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक है, और देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की हमने प्रॉपर्टी क्या सीखी है कि उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना बच्चों, वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये दोनों एंगल्स क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, यानी इनका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे हम लिखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल ए क्यू एस टी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये क्या है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो फिर एंगल टी ए क्यू प्लस एंगल टी एस क्यू, देखो ये वाला, ठीक है, दोनों का सम कितना हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री। इसका कारण आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिख दीजिएगा कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ opposite angles of a cyclic quadrilateral
आर सप्लीमेंट्री। ठीक है बच्चों, तो पहला वाला कितना आसान था ना, हमने कर लिया एकदम आसान तरीके से। ठीक है, अब चलिए हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द एंगल्स विच आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए क्यू पी। देखो बच्चों, ए क्यू पी कहाँ पर है, ये रहा आपका एंगल ए क्यू पी। ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट और कौन कौन से एंगल्स होंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ना एक थियरम यूज होने वाला है, मैं आपको बता देती हूँ। देखो वो थियरम क्या है, पहले आप उसको समझ लीजिएगा। इसका नाम है ना, क्या नाम है, थियरम ऑफ एंगल्स बिटवीन थियरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट। ठीक है, इस थियरम का ये नाम है। अब ये थियरम होता क्या है, जैसे कि ये आपका सर्कल है, ठीक है, और फिर इसका ये क्या है बच्चों, टेंजेंट है। रुको थोड़ा टेंजेंट अच्छे से बनाते हैं। देखो बच्चों, ये आपका सर्कल है, ठीक है, सर्कल में ये आपका क्या है, टेंजेंट है। ठीक, और इस तरीके से यहाँ पे अगर कोई एंगल बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो इस एंगल का जो मेजरमेंट है ना बच्चों, जैसे इसका मैं नाम लिख देती हूँ ए बी और सी। तो ये जो एंगल ए बी सी है ना, ये किसके इक्वल होगा पता है आपको, हाफ ऑफ किसका, हाफ। तो देखो ये एंगल का जो इंटरसेप्ट वाला पार्ट है ना बच्चों, देखो ये वाला पार्ट, ठीक है, दिस पार्ट, मतलब ये वाला आर्क। ठीक है, तो इसके ये हाफ हो जाएगा, यानी कि आर्क, क्या बोलोगे इस आर्क को बच्चों, ए बी। समझ में आ रहा है? तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग यही वाली प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। ठीक है, थियरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट क्या होता है बच्चों, तो ये होता है जैसे कि टेंजेंट और सीकेंट वहाँ पे दिया गया है, और अगर कोई एंगल बन रहा है तो वो किसके इक्वल होता है, तो जो वहाँ पे इंटरसेप्टेड आर्क रहता है ना बच्चों, उसका वो हाफ होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको इधर लिख करके बताया। ओके, तो अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ये वाला थियरम सबसे पहले हम यूज करेंगे। तो देखो ये जो आपका एंगल है ना बच्चों, ये कैसे बन रहा है, तो देखो यहाँ पे एक टेंजेंट भी है, और ये क्या है, सीकेंट है। सीकेंट हम लोग किसको कहते हैं, ये है ना सीकेंट। ठीक है, सीकेंट तो आप जानते ही हैं बराबर। तो ये जो एंगल है बच्चों, ये किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ आर्क ए क्यू। तो देखो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी कि एंगल ए क्यू पी, ठीक है, एंगल ए क्यू पी ये किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, हाफ ऑफ आर्क, कौन सा आर्क आएगा, ए क्यू। ठीक है, इसका आप रीजन क्या लिखोगे, तो यही लिख दीजिएगा, थियरम ऑफ, ये आपके टेक्स्ट बुक में ना बच्चों दिया गया है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो, थियरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट। बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए बच्चों, ये एंगल के कॉन्ग्रुएंट कौन कौन से एंगल्स होंगे आपको बता देती हूँ पहले ही। देखो ये एंगल के कॉन्ग्रुएंट एक तो ये वाला एंगल होगा, और दूसरा ना ये वाला एंगल होगा। ठीक है, अब ये कैसे होगा आपको समझाती हूँ। देखो बच्चों, ये जो आपका एंगल है, एंगल ए टी क्यू, देखो मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल ए टी क्यू ये किसके इक्वल होगा पता है आपको, हाफ ऑफ आर्क ए क्यू। ऐसा मैंने कैसे लिख दिया, देखो बच्चों हमने देखा था ना, ये जो मेरा एंगल है, मतलब ये जो हमारा एंगल है बच्चों, ये क्या है, इंस्क्राइब्ड एंगल है। ठीक है, तो इस एंगल के लिए इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा हो जाएगा, ये वाला आर्क इंटरसेप्टेड होगा ना। तो हमने फॉर्मूला सीखा है कि नहीं बच्चों, जो हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम था उसमें हमने क्या देखा था, जैसे कि ये हमारा सर्कल है, ठीक है, और यहाँ पे एक एंगल क्या है, इंस्क्राइब्ड है इस तरीके से। ठीक है, तो ये एंगल का मेजरमेंट किसके इक्वल होता है, तो ये इक्वल होता है, जैसे मैं इसका नाम लिख देती हूँ बी ए सी। ठीक है, तो ये जो एंगल बी ए सी है ना बच्चों, ये किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट, मतलब ये वाला जो आर्क है ना बच्चों, उसका हाफ हो जाएगा, यानी कि आर्क बी सी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यही वाली प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं, यानी कि इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। तो ये किसके इक्वल हुआ बच्चों, देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, ये एंगल और ये इसके लिए इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा हो जाएगा, ये वाला आर्क होगा कि नहीं, तो इसका मेजरमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ आर्क ए क्यू। ठीक है, अब उसी प्रकार से यहाँ पे देखिएगा बच्चों, ये जो एंगल है, एंगल ए एस क्यू, देखो ये वाला एंगल, ठीक है, इसके लिए इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा होगा, यही वाला होगा, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, देखो एंगल ए एस क्यू ये किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ आर्क
ए क्यू, ठीक है। यहाँ पे हमने कौन सा थ्योरम लगाया बच्चों दोनों जगह, तो हमने इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम लगाया ना, यहाँ पे हम लिख देंगे इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, ठीक है। सारी जो प्रॉपर्टीज पीछे वाली है ना बच्चों आपको पता होनी चाहिए, तभी जाके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लगभग सारी यूज हो रही है ना। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, इसको आप लिखिएगा बच्चों इक्वेशन नंबर 1 और इसको लिखिएगा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखो 1 और 2 से हम क्या बोल सकते हैं, इसको जरा ध्यान से अगर आप देखोगे आपको समझेगा। देखो बच्चों यहाँ पर इसमें देखना हर जगह जो आपका राइट हैंड साइड है ना वो क्या है, इक्वल है, देखो बराबर है ना, इधर भी है हाफ ऑफ आर के क्यू, इधर भी वही है, इधर भी वही है ना। तो हमने क्या सीखा है, अगर किसी इक्वेशन में राइट हैंड साइड क्या होते हैं बच्चों, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो उनके जो लेफ्ट हैंड साइड रहेंगे वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सही है ना। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं पता है आपको, हम ये लिख सकते हैं कि एंगल ए क्यू पी, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट होगा, किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, तो इस एंगल के, एंगल ए टी क्यू के, और ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ये वाले एंगल के, यानी एंगल ए एस क्यू के, ठीक है। ये कहाँ से लिखा, फ्रॉम 1 and 2, यहाँ पे लिख करके बता दो फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आपको। तो देख लीजिए बच्चों हमने दूसरा जो सवाल था इसको भी कंप्लीट कर लिया, हमसे यही पूछा था ना, फाइंड द एंगल्स विच आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए क्यू पी। तो एंगल ए क्यू पी के कॉन्ग्रुएंट कौन कौन से एंगल्स होंगे, एक तो ये वाला एंगल होगा, दूसरा ये वाला एंगल होगा, ठीक है, समझा आपको। अब चलो बच्चों तीसरा सवाल देखते हैं। तो अगर आपको दूसरा समझ में आया है ना तो तीसरा भी आ जाएगा, क्योंकि ये भी क्या है बच्चों इसी के जैसा है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या बताना है, देखो विच एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू टी एस। अब क्यू टी एस कहाँ पर है, देखो बच्चों ये वाला एंगल है, एंगल क्यू टी एस, यानी कि ये वाले एंगल की बात की जा रही है, ठीक है। तो इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट कौन कौन से एंगल्स है वो आप लोगों को यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात मैं इसको जरा यहाँ से मिटा देती हूँ, ठीक है। देखो बच्चों ये जो आपका एंगल है ना ये क्या है, इंस्क्राइब्ड एंगल है, ठीक है। अब इसके लिए जो आपका इंटरसेप्टेड आर्क है वो क्या हो जाएगा, क्यू एस। तो इस एंगल का मेजरमेंट क्या होगा, एंगल क्यू टी एस, देखो ध्यान से देखते रहिएगा, एंगल क्यू टी एस ये किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ आर्क, कौन सा आर्क यहाँ पे इंटरसेप्टेड है बच्चों, क्यू एस है ना। तो आर्क क्यू एस, यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी, तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, ठीक है। तो इसका रीजन हम क्या लिखेंगे, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, ठीक है, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, ठीक है। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर ये वाला जो एंगल है, ये वाले एंगल की हम बात करते हैं, एंगल क्यू ए एस, ठीक है। देखो ध्यान से ये वाला जो एंगल है, रुको मैं इसको जरा यहाँ से रफ करती हूँ, ठीक है। यस इस एंगल को देखिएगा बच्चों, ये वाला एंगल ये क्या है, इंस्क्राइब्ड एंगल है, और इसके लिए इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा हो जाएगा, क्यू एस है ना। मतलब इसका मेजरमेंट किसके इक्वल होगा, तो हाफ ऑफ द आर्क क्यू एस। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से देखते रहिएगा, क्या लिखेंगे, एंगल क्यू ए एस, क्यू ए एस विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ आर्क क्यू एस, ठीक है। इसका भी रीजन आप क्या लिखोगे बच्चों, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, चलो एक बार और लिख देते हैं, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा और ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आपको और आगे थोड़ा लेकर के चलती हूँ। यहाँ पर देखो बच्चों ये जो हमारा एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल ये कहाँ पे बन रहा है, देखो एक तो ये टेंजेंट है और दूसरा क्या है बच्चों, सीकेंट है। तो अभी अभी हमने इधर देखा था ना कि अगर कोई एंगल इस तरीके से बनता है तो उसका मेजरमेंट किसके इक्वल होता है, तो ये वाला जो एंगल है ना बच्चों ये किसके इक्वल होगा, एंगल एस क्यू आर किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ द ये वाला जो आर्क है क्यू एस इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखिए क्या लिखेंगे, एंगल इसका नाम आप कैसे लिखोगे, ऐसे लिखिएगा एस क्यू आर, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ द आर्क क्यू एस, ठीक है। इसका रीजन हम क्या लिखेंगे, ये जो हमने इधर रीजन लिख करके बताया था वही लिखेंगे कि थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट, ठीक है। इसको आप लोग लिख दीजिएगा बच्चों इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो
तो यहाँ पे भी अगर आप लोग देखेंगे तो ये देखिए राइट हैंड साइड क्या है बच्चों, तीनों का सेम टू सेम है। देखो यहाँ पे क्या है, हाफ ऑफ आर क्यू एस, इधर भी वही है इधर भी वही है। तो जब भी राइट हैंड साइड सेम रहते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में क्या रहते हैं, सेम ही रहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ये तीनों जो एंगल्स हैं इनको हम कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि देयरफॉर एंगल ए क्यू पी, ठीक है, एंगल ए क्यू पी नहीं, एंगल क्यू टी एस ये लिखना है ना, मैं देखो ऊपर वाला लिख रही थी, रुकिए, एंगल क्यू टी एस, इसके कॉन्ग्रुएंट कौन कौन से एंगल्स हो जाएंगे, तो इसके कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल क्यू ए एस, और इसके कॉन्ग्रुएंट कौन सा एंगल हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल एस क्यू आर। ये हमने कहाँ से लिखा है, इक्वेशन 1, 2 और 3 से। तो यहाँ पर आप बता दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे हमने ये तीसरा जो क्वेश्चन था इसको भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है, समझा ना आपको। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है कि एंगल टी ए एस विच इज इक्वल टू 65 डिग्री, ठीक है, टी ए एस कितना दिया है 65। तो फिर हमें क्या फाइंड करना है, टी क्यू एस और ये आर्क टी एस, ठीक है। चलिए फाइंड कर लेंगे, ये भी बहुत ही सिंपल है। देखो चौथा वाला मैं आपको यहाँ पे करके बताती हूँ। देखो बच्चों किसका मेजरमेंट दिया गया है, टी ए एस। टी एस मतलब कौन सा एंगल पता है आपको, टी ए एस, यानी कि ये वाले एंगल का मेजरमेंट दिया है, कितना दिया है 65 डिग्री, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखते हैं एंगल टी ए एस विच इज इक्वल टू 65 डिग्री, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, बराबर। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एंगल कौन सा एंगल बताना है, एंगल टी क्यू एस, टी क्यू एस, यानी कि ये वाला एंगल हम लोगों को बताना है, ठीक है बच्चों। तो ये तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे, देखो हमने एक थ्योरम देखा था, क्या थ्योरम देखा था, जैसे कि ये आपका सर्कल है, ठीक है, और इस तरीके से एक एंगल बन रहा है, देखो एकदम ध्यान से, हाँ, ये वाला एंगल, और फिर यहाँ पे एक और एंगल बन रहा है, ठीक है। तो जब भी एंगल्स क्या होते हैं बच्चों, इंस्क्राइब्ड होते हैं सेम आर्क में, जैसे कि ये वाला एंगल देखो बच्चों इसी आर्क में इंस्क्राइब्ड है, और ये वाला एंगल भी इसी आर्क में इंस्क्राइब्ड है ना। तो जब भी एंगल्स क्या होते हैं, इंस्क्राइब्ड होते हैं सेम आर्क में, तो फिर वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी कि ये एंगल जितना होगा उतना ही ये भी होगा, ठीक है। तो अब इसको ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो आपका एंगल है ना बच्चों, देखो ये वाला एंगल, एंगल टी ए एस और एंगल टी क्यू एस, ये दोनों ना इंस्क्राइब्ड है सेम आर्क में, है ना। इन दोनों का आर्क जो है ना बच्चों वो क्या है, सेम है। देखो टी ए एस इसी आर्क में इंस्क्राइब्ड है, बराबर, फिर टी क्यू एस भी इसी आर्क में इंस्क्राइब्ड है, यानी हम बोल सकते हैं कि अगर ये 65 है तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों 65 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एंगल टी ए एस विच इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल टी क्यू एस के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसका रीजन आप क्या लिखोगे, बताती हूँ, रुको, इसका रीजन क्या लिखोगे, एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। देखो ऐसे, एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो अगर एंगल टी ए एस है 65 डिग्री तो टी क्यू एस भी क्या हो जाएगा बच्चों 65 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल टी क्यू एस विच इज इक्वल टू 65 डिग्री, ठीक है। तो पहला वाला ये जो पूछा गया था वो तो हमने बता दिया। फिर यहाँ पे देखो आर्क पूछा जा रहा है टी एस का, ये तो और भी सिंपल है। देखो अगर हमको, ये तो खत्म हो गया, ठीक है, अगर हमको आर्क टी एस का मेजरमेंट बताना है तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम का यूज करेंगे, ठीक है। तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से क्या होगा, ये वाला जो एंगल है एंगल टी ए एस, देखो ध्यान से, एंगल टी ए एस ये किसके इक्वल होगा बच्चों, हाफ ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा आर्क इंटरसेप्टेड है बच्चों, टी एस है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टी एस, इसका रीजन आप क्या लिखोगे, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, ठीक है। देखो रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग भूलिएगा नहीं, रीजन जरूर लिखिएगा, ठीक है, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। अब आप लोग ना इधर वैल्यूज पुट करो, तो एंगल टी एस कितना है 65 डिग्री, यहाँ पे हम लिख देंगे 65 डिग्री हाफ ऑफ, मतलब विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर्क टी एस, ठीक है। अब देखो आगे 2 को इधर ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 65 इंटू 2 विच इज इक्वल टू आर्क टी एस, बराबर। अब देखो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 फाइजा क्या होता है, देखो आपको बताती हूँ, यहाँ पे ना मेजर आएगा बच्चों, मैंने हर जगह देखो मेजर नहीं लिखा है ना, ओके, यहाँ पे मेजर लिख देती हूँ बच्चों, देखो हर जगह मेजर आएगा, इधर भी लिख देते हैं, और कहीं पे तो नहीं छूटा है, यहाँ पे छूटा था ना, चलो इधर हम लिख देते हैं।
मेजर ऑफ आर्क टी एस, फिर यहाँ पे भी एम आ जाएगा, मेजर ऑफ द आर्क टी एस, ठीक है, यहाँ पे भी एम आएगा, मेजर ऑफ द आर्क टी एस, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पे इस आर्क का मेजरमेंट हमको कितना मिलेगा, मेजर ऑफ आर्क टी एस विच इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 10, एक आया 2 6 12 1 13, यानी कि कितना आ गया बच्चों 130 डिग्री, ठीक है। तो इस आर्क का मेजरमेंट भी हमने बता दिया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम देखेंगे 5वां सवाल, ठीक है, 5th क्वेश्चन। इसमें हमको क्या बताना है, देखिएगा, इफ एंगल ए क्यू पी विच इज इक्वल टू 42 डिग्री, मतलब ए क्यू पी यानी क्या, ये वाला एंगल, अगर ये वाला एंगल है बच्चों 42 डिग्री का, और फिर एंगल एस क्यू आर मतलब एस क्यू आर यानी कि ये वाला एंगल अगर ये है आपका 58 डिग्री, तो फिर आपको क्या बताना है बच्चों, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए टी एस। ए टी एस का मतलब समझ रहे हो, ए टी एस यानी कि ये पूरा एंगल हम लोगों को बताना है। ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को, फिर से एक बार बताती हूँ, सुनो। हमारे पास इस एंगल का मेजरमेंट है कितना, 42 डिग्री, ठीक है, और ये वाला जो एंगल है ना ये कितना है 58 डिग्री। तो फिर आप लोगों को बताना है एंगल ए टी एस यानी कि ये जो पूरा एंगल है ना बच्चों, इसका मेजरमेंट आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो कैसे होगा, सुनिए एकदम ध्यान से। यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं ना, ये जो दोनों स्टेटमेंट्स है ना बच्चों, इसी का यूज करने वाले हैं। कैसे, सुनो, अगर मुझे ये एंगल का मेजरमेंट और ये एंगल का मेजरमेंट मिल जाए तो फिर मुझे ये पूरा एंगल मिल सकता है ना, क्योंकि देखो अगर मेरे पास ये आ जाए और ये आ जाए तो मैं क्या करूंगी, इन दोनों को प्लस कर दूंगी और फिर मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पे हमने क्या लिखा है, इधर देखिएगा जरा, ये एंगल का नाम क्या है, ए टी क्यू, है ना, ये एंगल का नाम क्या है, ए टी क्यू। तो देखो बच्चों एंगल ए टी क्यू कहीं पे आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो दिख रहा है ना एंगल ए टी क्यू, ठीक है। तो देखो एंगल ए क्यू पी के कॉन्ग्रुएंट है एंगल ए टी क्यू, ध्यान से समझिएगा। ये देखिए एंगल ए क्यू पी के कॉन्ग्रुएंट कौन सा एंगल है, एंगल ए टी क्यू यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है। तो अगर ये 42 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, यस 42 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही ये वाला जो एंगल है इसका नाम क्या है, एस टी क्यू, है ना। तो एस टी क्यू कहीं पे आपको दिखाई दे रहा है क्या, ये देखो बच्चों, ये देखो क्यू टी एस, है ना, क्यू टी एस का मतलब यही होगा, देखो एंगल क्यू टी एस बराबर। तो ये किसके कॉन्ग्रुएंट है बच्चों, तो ये जो है ना एंगल एस क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्यू टी एस किसके कॉन्ग्रुएंट है, एस क्यू आर के। तो अगर एस क्यू आर है 58 डिग्री तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, 58 डिग्री, ठीक है। तो देखिए दोनों ही एंगल्स के मेजरमेंट हमारे पास आ चुके हैं। तो ये निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, अभी इन दोनों को प्लस कर दूंगी और फिर यहाँ पे जो पूछा गया है वो हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखना कैसे है आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एंगल कौन सा एंगल लिखेंगे, देखो एंगल ए टी क्यू, एंगल ए टी क्यू जो है ये कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, एंगल ए क्यू पी के। ये हमने कहाँ से लिखा, तो ये हमने लिखा स्टेटमेंट 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा फ्रॉम 2, इक्वेशन ना लिखना, यहाँ पे खाली बस 2 लिखना, ठीक है, क्योंकि हमने कोई इक्वेशन से थोड़े ना लिखा, हमने तो ये स्टेटमेंट 2 से लिखा बराबर। तो देखो बच्चों अगर एंगल ए क्यू पी कितना है 42 डिग्री है तो फिर ए टी क्यू भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एंगल ए टी क्यू हो जाएगा आपका 42 डिग्री का, ठीक है। वैसे ही आगे बढ़ते हैं और आगे लिखते हैं, बताती हूँ रुकिए। एंगल, ये एंगल का नाम कैसे लिखोगे, क्यू टी एस, ठीक है, एंगल क्यू टी एस ये कॉन्ग्रुएंट होगा कौन से एंगल के, एंगल एस क्यू आर के, ठीक है बराबर। ये हमने कहाँ से लिख दिया बच्चों, तो ये हमने लिखा है स्टेटमेंट 3 से। तो यहाँ पे आप बताइए फ्रॉम 3, ठीक है। तो देखो अगर एस क्यू आर है आपका 58 डिग्री तो क्यू टी एस भी कितना हो जाएगा, देयरफॉर एंगल क्यू टी एस विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 58 डिग्री, ठीक है। तो दोनों ही एंगल्स के मेजरमेंट हमारे पास आ चुके हैं, तो हम लोग ए टी एस बता सकते हैं। तो अभी हम लिखेंगे कि नाउ एंगल ए टी एस ये किसके इक्वल होगा बच्चों, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों एंगल्स का नाम लिखेंगे और दोनों को प्लस करेंगे इस तरीके से, एंगल ए टी क्यू, एंगल ए टी क्यू प्लस एंगल, इस एंगल का नाम कैसे लिखोगे, क्यू टी एस। देखो इस एंगल का नाम हमने क्या लिखा है, ए टी क्यू, इस एंगल का नाम कैसे लिखेंगे, क्यू टी एस, ठीक है। देखो
इसका आप कारण क्या लिखोगे, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। ये एंगल एडिशन प्रॉपर्टी होती है कि ये जो पूरा एंगल है इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो यहाँ पे इसका रीजन बता दीजिए, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। ठीक है, अब चलिए वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो देखिए बच्चों क्या होगा, एंगल ए टी एस विच इज इक्वल टू ए टी क्यू कितना है, ये देखो 42 डिग्री, फिर क्यू टी एस कितना है 58 डिग्री। दोनों को प्लस कर दीजिए, 8 2 कितना होता है 10 होता है, एक आ गया, 5 4 9 1 10, यानी कि क्या आ गया बच्चों 100 डिग्री। ठीक है, तो देखो एंगल ए टी एस कितना आ गया 100 डिग्री। थोड़ा अच्छे से लिख दूं क्या, ये जीरो कहीं तो उड़ रहा है हवे में, हवे में नहीं उड़ना चाहिए। हाँ ये देखिए सही से लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से 5वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। देखो यही पूछा गया था ना, एंगल एटीएस हमने बता दिया। ठीक है बच्चों, तो समझ में आएगी नहीं आप लोगों को? अगर एक बार में नहीं समझता है तो फिर से इस वीडियो को देखिए, पक्का समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल है, बस आपके सारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में बस हम लोग 2 ही क्वेश्चंस करने वाले थे। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चंस आई होप कि आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो समझ में आया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अभी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे वाले क्वेश्चंस के साथ। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं। गुड बाय एवरीवन।